सो आप लोग हाउ आर यू सर? फाइन सर, ऑल वेल। यहाँ पे थोड़ी बारिश वारिश हो गई थी तो कल पावर कट का थोड़ा सा इशू था तो नहीं, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हर रोज ही हो रही नहीं, है। यहाँ पे जून में बहुत पूरा कोटा रेयर हो गया। रेयर केस होता है, लेकिन फिर भी जो है कल बहुत चला गया। और बताएं, कुछ प्रैक्टिस प्रैक्टिस हुआ है? हाँ सर, हम तो अभी वो अपना प्रोडक्ट्स का वही कर रहा था मैं, ताकि हर जगह में अटक रहा था कि उसको पोस्ट करने के लिए मेरे को पेज तो तैयार होना चाहिए जी। था, बिकॉज आई हैव गॉट अराउंड 20-25 प्रोडक्ट्स। ओके। तो उसका पूरा कंटेंट लिख के और पूरा तैयार किया सर, फिगर्स के साथ, पूरा जी। जी। फोटो के साथ। तो वही कर रहा था मैं पूरे 2 दिन से, तो वो कंप्लीट किया। तो अब वो कल हो से गया? वेबसाइट को पोस्ट, हाँ वो कंप्लीट हो गया सर। वो मैंने आपको एक भेजा भी था, उसमें सैंपल्स का जी जी जी, वो देखा। ओएनएस पे। वो देखा, मैं देखा। अच्छा कर लिया आपने। सेम। हम्म। हाँ, तो वही बस प्रोसेस में ही था। अब नाउ एवरीथिंग इज रेडी फॉर वेबसाइट। चलिए। उसको पोस्ट करना है सभी उसमें। हाँ, उसको एक एक करके पोस्ट करना शुरू करिए। एटलीस्ट जी एक पांच प्रोडक्ट आप पोस्ट करिएगा और उसके बाद पब्लिश करिए उसको, सो दैट आपको जी पता जी। चल जाए कि और वो उसको कब। मतलब वो उसमें भी डाल देंगे सर, फेसबुक और उसमें हाँ गूगल हाँ में हाँ, बिल्कुल ऐड में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। करीबन 20-25-30 प्रोडक्ट को कंप्लीट किए मैंने सर, गुड। 2 दिन बैठ के। चलिए, अच्छा है। और जिया, आपने कुछ किया? यस सर, मैंने उसकी वो पब्लिश करने की कोशिश करी थी। जी। और मेरे पास एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर मैंने कभी भी ना वीडियोस अपलोड नहीं करे हैं, ना मैंने अकाउंट बनाया है। अच्छा। तो मैं वहां पे स्टॉप हो गई थी। फिर अब मैं यूट्यूब पे वो बनाऊंगी और उसके बाद उसकी लिंक वहां से वहां ट्रांसफर हाँ, करूंगी। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो आज हम थोड़ा सा जो है कीवर्ड कीवर्ड कितने तरह के कीवर्ड्स होते हैं, जिसकी हम लोगों ने गूगल एड्स को हम लोगों ने पढ़ा। गूगल एड्स को हम लोगों ने एक एक ऐड के पैटर्न को हम लोगों ने देखा और समझा है। बट फिर भी मैं ब्रॉडली आप लोगों को बताता हूँ कि कितने तरह के कीवर्ड्स हो सकते हैं। और क्या जो हमारा एसईओ से रिलेटेड क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहले हम एसईओ से रिलेटेड चीज़ों में जाएंगे कि चूंकि अब हम स्लोली, आप ये देखिए कि हम गूगल कीवर्ड रिसर्च कैसे होता है, उसका सर्च वॉल्यूम हम निकालते हैं, या गूगल कैसे हमको कीवर्ड को सजेस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देख चुके हैं, तो अब इन कीवर्ड्स को हमको अपने वेबसाइट के ऊपर यूज़ करने का है। ठीक है, तो वेबसाइट पे जब हम यूज़ करेंगे तो वो कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एसईओ के, गूगल के अंदर कितने तरह के एड्स होंगे, क्या होंगे, या पब्लिकेशंस कैसे कैसे होते हैं। तो हम थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में थोड़ा देखेंगे। और फिर उन्हीं चीज़ों को फिर हम अपने मिनी या माइक्रो वेबसाइट के ऊपर हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे हम जो आपकी वेबसाइट, जी आपकी अपनी वेबसाइट है, हम उसी को ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, या फिर मैं जब गाइड करूंगा तो मुमकिन है जब आप कर रही होंगी तो उससे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग देख सकते हैं। और प्रशांत जी, आप चूंकि बना रहे हैं अपनी फ्री वेबसाइट, जो विक्स पे आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो एक बारी प्रोडक्ट अपलोड होने के बाद हम किस तरह से कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से कीवर्ड को स्टफ करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी। तो मैं आपके सामने एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो हम उसके ऊपर हम लोग जाएंगे कि ओवरऑल ओवरऑल हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि जैसे ये आप देखिएगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ओवरऑल पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का एक तरह से कहीं क्रक्स है। ठीक है, तो जब हम इस चीज़ के ऊपर जाएंगे तो हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ें हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पढ़े हैं, देखे हैं। अब ये आइडा जो मॉडल है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था फेसबुक के कैंपेन से पहले, हम लोगों ने डिस्कस किया था अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। ये चार कंपोनेंट्स है जिसके तरफ से ही हम कोई भी एक्टिविटी जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं इसी चार कैटेगरी के अंदर जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो गूगल से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके अंदर एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है और दूसरा पेड एड्स आता है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन हम इसको ऑलरेडी जो है हम ओवरव्यू कर चुके हैं, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। बट हम लोग इसके अंदर आज जो है हम थोड़ा सा एसईओ कंपोनेंट के अंदर, एसईओ इन द सेंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। सबसे पहले ये है कि जब आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आता है, जैसे जैसे आपकी सेटिंग्स होंगी उस तरह के आते हैं। ठीक है, तो जब आप फॉर एग्जाम्पल हमने गूगल में सर्च किया बाय फ्लावर्स ऑनलाइन, तो आपको इस तरह के कुछ एड्स आएंगे। जिसके सामने एड लिखा हुआ आ रहा है वो हमारा
पेड ऐड है, जो आप लोगों ने गूगल ऐड के अंदर प्रैक्टिस किया था उसके जरिए से यहाँ पे आता है। राइट साइड में कभी आपके स्क्रीन या एफिलिएट प्रोडक्ट्स या शॉपिंग जो गूगल शॉपिंग के एड्स रहते हैं, प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो आपको कभी राइट साइड में दिखते हैं, कभी रिव्यूज के नीचे दिखते हैं। तो बट ये जितने भी एड्स लिख के आ रहे हैं ये सारे गूगल पे हमारे पेड ऐड का आउटकम है। ओके, और उसके बाद अगर आप उसके नीचे देखेंगे कि जो उसके नीचे जो चीजें आती हैं वो ऑर्गेनिक और फ्री लिस्टिंग कहलाता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में दो चीजें हैं, एक पेड ऐड है, दूसरा ऑर्गेनिक और फ्री लिस्टिंग। पेड ऐड के लिए हमको कॉस्ट देना पड़ता है और ऑर्गेनिक और फ्री लिस्टिंग के लिए हमें कॉस्ट नहीं देना पड़ता गूगल को, बट हमें अपने वेबसाइट के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं सो दैट वो परफॉर्म करे। ओके, तो ये हमारी दो तरह की चीजें हैं। ओके, तो अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, तो हम ये है कि कोई भी चीज जो एक्टिविटी हम वेबसाइट पे करें और उसकी वजह से सर्च इंजन के अंदर इफेक्ट डाला, यानी रैंकिंग के ऊपर असर करे, रैंकिंग हमारा बेटर हो, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस always improvising something so that your performance increases। तो डिजिटल मार्केटिंग का होलिस्टिक अप्रोच ये होता है कि हम कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट और फिक्स नहीं होता, आपको हर चीज का प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है सो दैट वो आप स्लोली उसको ऑप्टिमाइज करते जाएं और वहां पे आप इंप्रूव करते जाएं। ओके, ठीक है। तो ये जो हमारे सामने जो है कि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट है गूगल के अंदर, हम कुछ भी सर्च करते हैं तो दो तरह के लिस्टिंग्स आते हैं, एक पेड आता है, एक ऑर्गेनिक आता है। ऑर्गेनिक को हम फ्री और ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स कहते हैं, पेड हमारा एड में आता है। अब एसईओ इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसके बारे में अगर हम जानना चाहें कि डिफरेंशिएशन बिटवीन या फिर विच वन इज बेटर, एसईओ इज बेटर, पीपीसी जो है गूगल ऐड को कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक, राइट। तो गूगल का एडवर्टीजमेंट, गूगल पे पेड ऐड बेहतर है या एसईओ बेहतर है? तो ये कॉम्परेटिव एनालिसिस है। आप देखिएगा कि ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रहा है, लेफ्ट साइड में जो ये स्क्रीन आपके सामने आ रहा है, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। आप ये देखिएगा कि ये जो सेक्शन आ रहा है ये वो सेक्शन है जो कि ज्यादातर हमारी ह्यूमन जो आई है वो टॉप लेफ्ट से बॉटम की तरफ वो अप्रोच करता है। यानी आप जो देखते हैं ऊपर लेफ्ट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है जब आप वेबसाइट या वेब पेज ब्राउज कर रहे होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आपका अटेंशन डाइल्यूट होता चला जाता है, राइट। तो जितने भी सर्च इंजन के अंदर जो लिस्टिंग्स ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ से लेके मिड ऑफ द पेज तक आता है, ये समझिए कि ज्यादातर ट्रैफिक वहां पे जनरेट होता है, ज्यादातर लोगों का अटेंशन वहां पे ग्रैब होता है। उसके बाद की चीजें अगर आपकी वेबसाइट पे है तो भी उतना नहीं रहता जितना कि टॉप सेक्शन, यानी हाफ ऑफ द पेज में जो लिस्टिंग्स आ जाती हैं वो चाहे गूगल ऐड के जरिए से हो, चाहे गूगल मैप्स में गूगल बिजनेस माई बिजनेस का हो, या राइट साइड में रिव्यूज आते हैं। उसके बाद की जो लिस्टिंग्स रहते हैं वो हमारे धीरे करके जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं आपका अटेंशन जो है कम होता चला जाता है। और जब अटेंशन कम होता चला जाता है तो क्या होता है, उसका आउटकम ये निकलता है, उसका आउटकम ऐसा निकलता है कि भाई आप फर्स्ट पेज पे तो होते हैं, सेकंड पेज पे तो होते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको इंक्वायरी के अंदर वो कन्वर्ट नहीं हो पाता। और एडवांटेज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एसईओ पुल्स मोर ट्रैफिक देन पीपीसी। रीजन इज गूगल ऐड जो है जब तक आपका बजट है तब तक ही चलेगा, जिस टाइम के लिए आपने सेट कर रखा है उसी टाइम पे चलेगा। वेयर एज एसईओ 24/7, अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड से अगर आपकी वेबसाइट रैंक होनी शुरू हो गई तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट जब रैंक होनी शुरू हो गई तो इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इररेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, आपके उस पर्टिकुलर कीवर्ड से वो कीवर्ड आपको गूगल में रैंक करता रहेगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एसईओ पुल्स मोर ट्रैफिक देन पीपीसी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें, नेचुरल लिस्टिंग्स आर परसीव टू बी नॉन बायस्ड। जो नेचुरल लिस्टिंग्स होती हैं, इन द सेंस जो गूगल के अंदर जो हम सर्च करते हैं और जो लिस्टिंग्स आती हैं पेड ऐड के बाद की जो लिस्टिंग्स आती हैं वो नॉन बायस्ड होती हैं। क्यों बोला गया नॉन बायस्ड? क्योंकि ये बगैर पे किए, गूगल को आप कुछ पे नहीं करते हो बट स्टिल वो परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंक करता है। वेयर एज जो पेड लिस्टिंग्स आती हैं वो अगर आपका बिड कॉस्ट ज्यादा है, आप एक कंपनी जो है वो किसी एक कीवर्ड के लिए 100 रुपए बिड कर रही है, आप 120 रुपीज बिड करेंगे तो देयर इज अ चांस कि आपका कीवर्ड, आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक करे। बट स्टिल उसके अलावा भी बहुत सारा एल्गोरिदम होता है जो वर्कआउट होता है। बट ये कहा जाता है कि एसईओ नॉन बायस्ड होता है और चूंकि ये नेचुरल लिस्टिंग्स होती हैं इसलिए इससे रिजल्ट भी ज्यादा आता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसईओ गिव्स बेटर आरओआई देन एनी अदर मार्केटिंग मीडियम। इन द सेंस आपको एसईओ, आप सोशल मीडिया कर लें, आप कोई और पेड कैंपेन कर लें, बट अगर आपकी वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बाद गूगल में अच्छा रैंक करना शुरू कर दिया तो ये आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो बिडिंग वॉर्स। इन द सेंस ऊपर आने के लिए अगर जो नॉर्मल पेड कैंपेन में होता है कि आप ज्यादा, कोई ऑक्शन होता है, जैसे ऑक्शन होता है वैसे बिडिंग, पे पर क्लिक भी एक तरह का बिडिंग है, राइट? कि जो ज्यादा बिड करता है, जो ज्यादा ऑक्शन में वैल्यू लगाता है, चांसेस ये रहते हैं कि अगर सब कुछ मेंटेन रहता है, सब कुछ अच्छी क्वालिटी का है, तो जो ज्यादा कॉस्ट लगा रहा है उसकी वेबसाइट ऊपर चलती चली जाएगी। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि इस तरह का सेटिंग्स करते हैं अपने ऐड में कि टॉप पे रहने के लिए जो भी उसको कॉस्ट होता है दे आर रेडी टू पे। सो इवन इफ इट इज 100 रुपीज दे विल पे, इवन इफ इट इज 150 रुपीज और 250 रुपीज दे विल पे। सो ऑलवेज दे विल बी एट द टॉप। तो वहां पे वॉर बिडिंग रहता है, बिडिंग वॉर रहता है। लेकिन एसईओ के केस में ऐसा नहीं होता कि आप जो है 4 कीवर्ड्स लगा दिए, 5 कीवर्ड्स लगा दिए तो आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक करने लगेगी, ऐसा नहीं होता, राइट? तो यहाँ पे कोई भी बिडिंग वॉर नहीं होता और यहाँ एक दूसरे से कंपटीशन जो है क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वालिटी ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर होता है रादर देन जस्ट कीवर्ड के कॉस्ट के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट हेल्प्स, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग ऑनलाइन ब्रांड। आपने एक कीवर्ड सर्च किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था ऑनलाइन फ्लावर स्टोर का, देखा था ऑनलाइन फ्लावर स्टोर, बाय ऑनलाइन फ्लावर, बेस्ट ऑनलाइन फ्लावर्स। अब ये सारे कीवर्ड्स को सर्च करने के बाद अगर एक या दो वेबसाइट ऐसी हैं जो कंटिन्यूअसली रैंक कर रही हैं तो क्या होता है, ब्रांड विजिबिलिटी उसकी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन also helps us to increase brand visibility। ओके, तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं। तो अगर हम बैक जाते हैं तो ये 4 या 5 हमारे एडवांटेजेस हैं फॉर एसईओ अगेंस्ट पीपीसी। कि एसईओ क्यों बेटर है? तो एसईओ पुल्स मोर ट्रैफिक इन कंपैरिजन टू पीपीसी, नेचुरल लिस्टिंग्स आर नॉन बायस्ड, एसईओ गिव्स बेटर आरओआई, वहां पे बिडिंग वॉर नहीं है कि आपको कॉस्ट सिर्फ बढ़ाते रहना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ऑनलाइन ब्रांड्स। अब देखते हैं कि क्या जनरल टॉपिक है जो कि आप लोग जब एसईओ पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट का एसईओ खुद करें या किसी से करवाएंगे, तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एसईओ रिजल्ट देने में कितना टाइम लेता है और स्टैंडर्ड इसके अंदर कितना टाइम लग जाता है, राइट? सो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू सी एसईओ रिजल्ट्स। इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा आंसर ये है कि कभी कभी ये 2 महीने से लेके 4 महीने 5 महीने तक भी आपको कुछ कीवर्ड्स आपको टाइम ले लेता है टॉप 10 ऑफ गूगल में आने के लिए। उससे और इम्प्रूव करने के लिए ये और भी लंबा टाइम लेता है। कुछ कीवर्ड्स इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं कि उसको अचीव करने में टॉप 10 या फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन ऑफ गूगल में आने के लिए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे आने के लिए जब आप गूगल में कोशिश कर रहे होते हैं तो वो और भी लंबा टाइम ले लेता है। इसलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे ये है कि जैसे आप लोगों को दिखाया था मैंने कि कैसे हम कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शुरू ही होता है वहां से कि हम सबसे पहले कीवर्ड को आइडेंटिफाई करें। तो जैसे आप लोगों ने गूगल एड्स के अंदर ads.google.com पे जाके वहां पे आप लोगों ने एड अकाउंट सेटअप किया होगा, तो वहां पे टूल्स ये जो आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर रहा हूं, आप यहाँ पे देखिए टूल्स एंड सेटिंग्स हैं। तो जब आप ads.google.com पे अपनी सारी सेटिंग्स कर लेंगे तो वहां पे टूल्स एंड सेटिंग्स आता है। टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाके जब वहां पे हम दो ऑप्शंस आते हैं कि एक फॉरकास्ट करने का, दूसरा सर्च वॉल्यूम देखने का। तो फॉरकास्ट करने वाले ऑप्शन पे या सर्च वॉल्यूम देखने वाले ऑप्शन पे हम जाके अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं या फिर कीवर्ड्स डालते हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाते हैं। जो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे, जब मैंने ये क्या नाम है वीडियो भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को गूगल एड्स का भेजा था, उस टाइम पे भी ये बिल्कुल क्लियर था कि भाई हम लोग वहां पे चेक कर रहे थे कि कौन से कीवर्ड का क्या टाइम है और कितना टाइम में ये परफॉर्म कर लेता है। ओके, तो आप कोई कीवर्ड डालिएगा, जैसे यहाँ पे FNP इज बेसिकली फर्न्स एंड पीटल का की वेबसाइट है .com करके। जैसे ही आप साइट का नाम डालेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट का नाम डालें, आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का भी यूआरएल डाल सकते हैं और उसके हिसाब से गूगल आपको कीवर्ड सजेस्ट कर देगा। इन कीवर्ड्स को आप डाउनलोड कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए और उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं कि भाई कौन सा कीवर्ड हमारे लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो कीवर्ड प्लानर, इसको इस पर्टिकुलर टूल को कीवर्ड प्लानर कहते हैं, राइट। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो भी आप गूगल में जाके गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करिएगा, तो वो लिंक दे देता है, वहां पे जाके आप फर्दर एसेस कर सकते हैं, राइट। तो ये कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड है कि भाई जब आप कोई कीवर्ड आप देखें कि यहाँ पे ब्रॉडन योर सर्च, यानी फ्लावर्स हैं, बुक फ्लावर्स हैं, तो इस तरह के कुछ कीवर्ड्स अपने आप, जैसे ही आप कीवर्ड डालते हैं या वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, अपने आप जो गूगल आपको कुछ सजेशन दे देता है। आप उनको एक्सेप्ट करिए और उसके बाद आप अपने लिस्ट को कंसोलिडेट करते चले जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए कि लोकेशन यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, तो आप लोकेशन एज एन इंडिया कर सकते हैं, लोकेशन एज सिटी कर सकते हैं, लोकेशन एज स्टेट कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल लेवल पे भी कर सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री का भी कर सकते हैं, राइट। तो और लैंग्वेज वाइज भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप जैसा आप फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, यानी 2-3 महीने का एवरेज ये निकाल के दे देता है कि भाई एवरेजली क्या सर्च हो रहा है। तो ये आपको जब आइडिया आ जाता है तो आपको क्या होता है कि एक 10-12 कीवर्ड्स का आइडिया मिल गया। अब उन कीवर्ड्स को आप एक्सेल शीट में कंसोलिडेट कर लेंगे। अब कंसोलिडेट करने के बाद गूगल के सर्च रिजल्ट को भी हम वैलिडेट करेंगे। कुछ मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, पहले आज हम जो है थ्योरी पार्ट इसको कवर करते हैं, फिर उसके बाद मैं एक्चुअल इन डेप्थ जो है आपको डिटेलिंग में लेके जाऊंगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस से आप लोगों को सुनना होगा। ये वीक हमारा थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा जाएगा, तो आप लोगों को भी थोड़ा पेशेंस के साथ उसको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा कीवर्ड रिसर्च का एक चीज हो गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस चेक करना है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब तक आपको आपके कॉम्पिटिटर्स का आइडिया नहीं होगा तब तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि गूगल इसको क्वालिटी स्कोर के अंदर कैसा रैंक करता है, कैसा परफॉर्म करता है। तो एक गूगल का बहुत पुराना टूल होता था जिसको कहते थे पेज रैंक। मतलब गूगल खुद किसी वेबसाइट के पॉपुलैरिटी के ऊपर आउट ऑफ 10 और 0 एज ए मिनिमम 10 एज ए मैक्सिमम वो रेट करता था, उसको पेज रैंक कहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका पेज रैंक अच्छा होगा वो गूगल में टॉप रैंकिंग पे चला जाएगा, बट गूगल एक पैरामीटर के अंदर उसका स्कोर बताता था कि हाउ गुड इज दिस वेबसाइट, राइट। ये पर्टिकुलर ऑप्शन अब गूगल से ऑब्सलीट हो गया है, बट मैं चूंकि स्टार्टिंग से एसईओ के कॉन्सेप्ट से आपको समझा रहा हूं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि भाई पेज रैंक क्या होता था। पेज रैंक ये होता था कि गूगल अपने पैरामीटर के हिसाब से हर वेबसाइट को कुछ ना कुछ रेटिंग देता था।
0 as a minimum, 10 as a maximum. So most of the websites were falling in the category of 0 to 10. 10 पे कौन होते थे? 10 पे एप्पल जैसे, माइक्रोसॉफ्ट जैसी वेबसाइट्स होती थी। 0 पे जो नॉन पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जस्ट शुरू हुई हैं, वो हैं। बट 3 और 4 कैटेगरी की भी वेबसाइट्स अगर देखें तो वो भी अच्छा काम कर जाती थी, राइट। तो आप देखिएगा अभी के ब्राउजर में नहीं, इससे पहले का जो ब्राउजर होता था, और खास तौर से जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर यूज करते थे, तो वहां पे ये वाला गूगल का आपको वो डाउनलोड करना पड़ता, टूल बार डाउनलोड करना पड़ता था, और उसके हिसाब से यहाँ पे बताता था, राइट। तो एक चीज है पेज रैंक, दूसरी चीज है कि आप कितनी वेबसाइट, उस वेबसाइट की कितनी लिंक्स गूगल के अंदर लिस्टेड हैं। यहाँ पे आप देखिए ये एक कोड है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आप लोगों के लिए आसानी होगी। गूगल सर्च बार में जाके हमको क्या टाइप करना है, लिंक कोलन www. जो भी वेबसाइट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं स्नैपडील है, या फिर फ्लिपकार्ट है, या कोई भी यात्रा.com है, तो मैं अगर यात्रा.com अगर करता हूं तो इससे ये पता चलेगा कि यात्रा.com की कितने साइट्स, यानी वो कितना पॉपुलर है, कौन कौन सी वेबसाइट्स ने उसको लिंकिंग दे रखा है, उसको प्रमोट कर रखा है, उसको ऑथेंटिकेट कर रखा है, यानी कितनी वेबसाइट्स उससे लिंक्ड हैं। तो ये भी आपको ये डिफाइन करता है कि हाउ पॉपुलर इज योर वेबसाइट और योर कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट, राइट। तो आप लिंक कोलन वेबसाइट का यूआरएल आप डालेंगे www.yatra.com है, या जो भी आपकी वेबसाइट है उसको जब आप डालेंगे तो उसका लिंक्स निकल के आ जाएंगे। इसको कहते हैं बैक लिंक, यानी कितनी वेबसाइट्स ने आपकी मेन वेबसाइट को या आपकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को लिंक कर रखा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपको ये नहीं पता कि आपके कॉम्पिटिटर्स कहां कहां लिस्टेड हैं, तो उनको कंपीट करने के लिए आपको भी वहां वहां लिस्टिंग्स करवानी होंगी या करनी होंगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि कॉम्पिटिटर्स हैं कहां कहां पे। जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर वहां पे हम लिस्टिंग भी कर लेंगे। तो ये तरीका वो है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स कहां कहां हैं, उसकी लिंक पॉपुलैरिटी कितनी है। ओके, तो ये एक कोड है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा। कोड क्या है? एक सर्च स्ट्रिंग है कि लिंक कोलन domain.com है या .in है, जो भी है, उसको अगर हम सर्च करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने वेबसाइट्स या कितनी जगहों से ये लिंक्ड हैं। नेक्स्ट अगर जाएंगे, नेक्स्ट जो ये है वो आपकी वेबसाइट या वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके बारे में अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं, तो आपको दूसरा जो आपको सर्च स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा वो करना पड़ेगा साइट कोलन, जो पहला था लिंक कोलन यात्रा.com, उसका मतलब ये था कि कितनी वेबसाइट्स ने यात्रा.com की वेबसाइट को लिंक कर रखा है, यानी वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पे यात्रा.com ने अपना एडवर्टीजमेंट कर रखा है, उसकी लिस्टिंग्स आपको यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। जब आप साइट कोलन यात्रा.com सर्च कर रहे हैं तो आपकी ये पर्टिकुलर वेबसाइट गूगल में कितने पेजेस इस वेबसाइट के लिंक्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट के अंदर 30 पेजेस हैं और आपने इस तरह से अगर सर्च किया साइट कोलन जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है abc.com, प्रशांत.com या इश्तियाक.com या जिया परवानी.com जो भी है, ठीक है, A to Z है या डिजिटोज है, तो जब हम ये सर्च करेंगे तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के जितने लिंक्स होंगे, जितने पेजेस गूगल ने इंडेक्स कर रखे हैं, उसकी लिस्टिंग आ जाएगी। ओके, तो उसकी लिस्टिंग से ये पता चल जाएगा कि भाई ये वेबसाइट आपका कॉम्पिटिटर का वेबसाइट, और फिर यही चीज आप अपने वेबसाइट के लिए करेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे कितना लार्जर है, कितना वाइडर है, क्यों उसकी वेबसाइट ज्यादा परफॉर्म कर रही है और क्यों आपकी वेबसाइट कम परफॉर्म कर रही है। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो 3 चीजें हैं जैसे हमने कहा। सबसे पहली चीज पेज रैंक के बारे में, उसको अभी फॉर नाउ छोड़ दीजिए क्योंकि गूगल अब वो टूल नहीं देता तो उसको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। वो हिस्ट्री के अंदर है, एसईओ के स्टार्टिंग में वो सारी चीजें थी, इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिससे एक पर्टिकुलर वेबसाइट लिंक्ड है, यानी वेबसाइट ने कहां कहां अपना एडवर्टीजमेंट दे रखा है या लिंकिंग कर रखा है, उसको करने के लिए लिंक कोलन वेबसाइट का यूआरएल अगर हम डाल दें तो पता चल जाएगा। तीसरी चीज साइट कोलन वेबसाइट डोमेन,
इससे ये पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट कितनी लिंकिंग, कितनी लिस्टेड है गूगल में। जैसे ही साइट कॉलन मेकमाईट्रिप.com डाला गया है तो 1470 पेज इस पर्टिकुलर वेबसाइट के 1400 पेजेस या 1500 पेज करीब गूगल में हैं, राइट। तो आप अपने कॉम्पिटिटर को, जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो कितने पेजेस की वजह से या कितना पेज उनका गूगल में रैंक कर रहा है जिसकी वजह से इतना ट्रैफिक आ रहा है। तो एक वेबसाइट पे ट्रैफिक बिल्ड करने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। अगर आपके पास, आपकी वेबसाइट में पेजेस 5 हैं तो आपकी वेबसाइट उतनी ट्रैफिक बिल्ड नहीं कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू दोज वेबसाइट्स हैविंग बिगर मोर नंबर ऑफ पेजेस, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हम कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हैं या हम अपनी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, वेयर वी स्टैंड। अब एसईओ में जब हम आते हैं तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है, एक है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन वो सारी एक्टिविटी जो आप अपने वेबसाइट में चेंजेस करते हो ऑन द वेबसाइट, वो HTML कोड के जरिए से हो सकता है, वो वर्डप्रेस में CMS के जरिए से हो सकता है, जैसे भी है। आप अपनी वेबसाइट में जितने चेंजेस करते हैं टू मेक योर वेबसाइट परफॉर्म बेटर इन गूगल, उसको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। यानी ऑन योर वेबसाइट द चेंजेस व्हाट यू आर मेकिंग इज कॉल्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जब आपकी वेबसाइट रेडी हो गई, सब कुछ तैयार हो गया, तो जितने अलग अलग वेबसाइट्स पे आप अपना लिस्टिंग करेंगे, चाहे वो सुलेखा.com टाइप की वेबसाइट हो सकती है, इंडिया मार्ट हो सकता है, जस्ट डायल हो सकता है, क्रेगलिस्ट हो सकता है, या लोकल क्लासिफाइड साइट्स हो सकती हैं, या और भी दीगर साइट्स हो सकती हैं, जहां आप अपनी वेबसाइट्स की लिंकिंग करेंगे, तो उसको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो दुकान खोला है, फॉर एग्जाम्पल प्रशांत जी ने एक फार्मेसी की दुकान खोली है, अब उसके अंदर फार्मेसी दुकान के अंदर जो सारी चीजें चेंजेस वो कर रहे हैं सो दैट लुक एंड फील अच्छा हो, प्रोडक्ट्स ज्यादा हो, वो क्या हो गया? दुकान के अंदर की चीजें, जो वेबसाइट के अंदर आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया। बट दुकान पे आएंगे लोग कैसे? उसके लिए आप पैम्पलेट बांटते हो, कार्ड्स बांटते हो, आप कहीं ना कहीं पब्लिसिटी करते हो। तो ये जो दूसरी जगहों से पब्लिसिटी होती है, चाहे वो रेफरल हो, आप व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करोगे, फेसबुक पे डालोगे, तो ये सारी एक्टिविटी क्या होती है? ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है कि वो सारे प्लेसेस जहां आप अपनी वेबसाइट के बारे में प्रचार करते हो, एडवर्टाइज करते हो, तो उसको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। एंड इफ समथिंग इज पेड दैट बिकम्स एड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मोर और लेस फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीजों को हम बात कर रहे हैं, राइट। ओके, उसके बाद हमारे लिए आता है कि जैसे ये लास्ट सेंटेंस आ रहा है, राइट कीवर्ड सिलेक्शन, इट कैन मेक और ब्रेक योर एसईओ कैंपेन। अगर आपने सही कीवर्ड्स नहीं चुना है तो आपकी एसईओ एक्टिविटी, आपकी साइट तो रैंक करेगी कुछ कीवर्ड से, लेकिन वो आपको खास बेनिफिट नहीं देगी। सो टू बी एन इफेक्टिव एसईओ वी हैव टू वर्क फर्स्ट ऑन कीवर्ड्स। हमको सबसे पहले कीवर्ड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब हमारे कीवर्ड्स अच्छे काम हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम उसके अंदर स्लोली चेंजेस करते जाएंगे, ऑप्टिमाइज करते जाएंगे, और हम अपने स्ट्रैटेजी को, अपने कीवर्ड, अपने परफॉर्मेंस को और स्ट्रेंथन करते जाएंगे। तो एसईओ के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज है। एक सबसे पहली चीज ये है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा कीवर्ड सिलेक्शन। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में सिलेक्टेड कीवर्ड्स ही यूज किए जाते हैं। ये फंडामेंटल्स है, हम और डिटेल जाएंगे और उसके बाद देखेंगे। लेट्स सी फंडामेंटल्स ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या आता है। ओके, ये एक पेज स्ट्रक्चर, कोई भी एक वेबसाइट अगर हम गूगल पे जो सर्च बार होता है उसके अंदर आप उसका वेबसाइट URL डालिए तो इस तरह से करके आपको खुल गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीजें हाईलाइटेड फॉर्मेट में है, जिसको ये जो ऊपर की तरफ हाईलाइटेड हुआ है जो ब्लू बार में है, इसको कहते हैं टाइटल टैग। तो एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा टाइटल टैग प्रॉपर हो, क्योंकि गूगल में आप कोई चीज सर्च करते हैं, जो ऊपर ग्रीन बार में जो कीवर्ड्स और वो सारी चीजें आती हैं वो यही टाइटल टैग की वजह से आता है, राइट। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा टाइटल टैग और मेटा टैग्स जो है हमारा एप्रोप्रिएट हो।
8 या 9 कंपोनेंट्स हैं जो कि हमको एसईओ के अंदर, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ध्यान देना है, राइट। तो ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एक एक करके। हाईलाइट इसलिए किया है कि जब आप ब्राउजर खोलेंगे आपको वहां पे दिख के आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आई, टाइटल एंड मेटा टैग्स के बारे में आया। दूसरा एचएक्स टैग्स। एचएक्स टैग्स किसको कहते हैं, हेडर टैग। जैसे आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं, तो जो आपका हेडर रहता है, सब्जेक्ट लाइन रहता है, वो आप बोल्ड करते हैं, कैपिटल करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। तो कोई भी आदमी जो लेटर पढ़ रहा होता है या जिसको आप एप्लीकेशन दे रहे होते हैं, तो वो उस चीज को देख के समझ जाता है कि ये लेटर या एप्लीकेशन किस चीज से रिलेटेड है। अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन है या वहां पे हाईलाइट्स जो भी आप लिख रहे हैं, इसका मतलब ये पर्टिकुलर पेज या ये पर्टिकुलर पैराग्राफ इस पर्टिकुलर चीज के बारे में है। तो गूगल भी ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ये कहता है कि जो आपके हेडर टैग्स हैं, इसका मतलब ये पेज समथिंग और द अदर, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर व्हाट इज देयर इन द हेडर टैग्स। तो हेडर टैग्स जो इसको एचएक्स टैग्स कहते हैं, ये 1 से लेके 6 7 तक होता है। तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जाना है। जब हम विक्स के अंदर, विक्स पे जब पेज बना रहे थे, तो वहां पे हेडर टैग्स का आता है H1 H2 H3 H6 करके आता है। तो वो मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को, ताकि रिजेम्बलेंस और इजी टू रिमेंबर हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या है, हेडर टैग आपको ध्यान रखना है कि हमारी पेजेस पे हेडर टैग मस्ट है, ठीक है। H1 टैग जिसको कहते हैं। उसके बाद है H2 टैग्स, यानी सेकेंड लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट स्टफ्स। तो H1 टैग आपके बहुत छोटे और थोड़ा सा क्रिस्प होंगे, और H2 टैग, तो ये जो कीवर्ड्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे H1 टैग में भी होगा, H2 टैग में भी होगा, और ये हमारे कीवर्ड के अंदर भी होगा। उस तरह के कीवर्ड्स हमारे कीवर्ड में भी होंगे, जिसको कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। यानी जब तक आप कीवर्ड्स अपने वेबसाइट के कंटेंट के अंदर कीवर्ड को इंसर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी वेबसाइट प्रॉपरली रैंक नहीं करेगी गूगल में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम मल्टीपल कीवर्ड्स को सेलेक्ट करें और मल्टीपल कीवर्ड्स को अपने पेजेस में कंटेंट के इन बिटवीन इंसर्ट करें, राइट। और सर ये डेप्थ कंसोलिडेशन, देन क्रेडिट कार्ड डेप्थ, तो डेप्थ इसमें जो है वो कीवर्ड है इनका। देखिए, इसमें जो कीवर्ड है डेप्थ कंसोलिडेशन और डेट सेटलमेंट, ये 2 कीवर्ड है, समझ रहे हैं आप देखिए, एक डेट कंसोलिडेशन, तो डेट कंसोलिडेशन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उसी तरह से डेट सेटलमेंट, आप देखिए डेट सेटलमेंट रिपीट हो रहा है। उसी तरह से डेट निगोशिएशन रिपीट हो रहा है। तो आप ये देखिए, डेट कंसोलिडेशन, डेट सेटलमेंट और डेट निगोशिएशन, ये मिलता जुलता वर्ड है, मतलब एक ही निकल रहा है तीनों का, राइट। तो जब हम अपने पेज पे जो हम कीवर्ड यूज करेंगे, तो हम मिलता जुलता कीवर्ड यूज करेंगे, तो एग्जैक्टली सेम कीवर्ड हम एवरी 100 वर्ड्स के अंदर 2 बार रिपीट कर सकते हैं। बट मिलता जुलता कीवर्ड हम 3 बार 4 बार 5 बार जैसे भी चाहे हम रिपीट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए क्या है कि सिमिलर, आप देखिए कहीं पे क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट यूज हुआ है, कहीं पे सिर्फ डेट सेटलमेंट यूज हुआ है, कहीं पे डेट कंसोलिडेशन यूज हुआ है, बट मोर और लेस ये क्या है, डेट सेटलमेंट डेट एडजस्टमेंट से रिलेटेड ये पर्टिकुलर पेज है, राइट। आप पहले भी चले जाइए, इससे पहले के पेज में अगर आप चले जाइए, तो यहाँ पे हेडर टैग में भी क्या शुरू हो रहा है, जो प्राइमरी कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है डेट सेटलमेंट, वो बिल्कुल फर्स्ट कीवर्ड है। आप नीचे की तरफ जो H2 टैग में जा रहे हैं, वहां पे देखिए डेट सेटलमेंट भी आपका फिर आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा पेज जो है, और नेक्स्ट पेज में आप जा रहे हैं तो यहाँ देखेंगे कि जो कीवर्ड यूज हो रहा है डेट कंसोलिडेशन, डेट सेटलमेंट, तो गूगल क्या रेफरेंस लेगा, गूगल ये रेफरेंस लेगा कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट डेट कंसोलिडेशन और डेट सेटलमेंट से रिलेटेड ये वेबसाइट है। तो अब गूगल जो रैंक करेगा इन कीवर्ड्स के प्रॉक्सिमिटी, इन कीवर्ड्स के डेंसिटी के हिसाब से रैंक करेगा। मैं 2 पेज और पीछे जा रहा हूं, आपको टाइटल टैग से मैं दिखाता हूं ताकि आपको वहां से समझ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ पे टाइटल टैग जो है मेटा टैग्स के अंदर, क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट एंड डेट कंसोलिडेशन प्रोग्राम। तो ये वेबसाइट जो शुरू, यानी डेट सेटलमेंट, डेट कंसोलिडेशन, ये दोनों साथ साथ वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट और डेट कंसोलिडेशन। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, वहां पे H1 टैग जो यूज हो रहा है, वहां पे भी डेट सेटलमेंट यूज हो रहा है, और आप देखिए आगे चल के क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, राइट।
नीचे आप जब H2 टैग देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट ये यूज हो रहा है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं और भी कुछ चीजें, डेट कंसोलिडेशन भी इसके अंदर यूज हो रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जब कीवर्ड के अंदर देखना शुरू करेंगे तो डेट कंसोलिडेशन, डेट सेटलमेंट, डेट कंसोलिडेशन, डेट सेटलमेंट। तो क्या है, या तो एज इज कीवर्ड हम लिमिटेड यूज कर सकते हैं, एवरी 100 वर्ड्स में 2 बार एज इज, जैसे डेट कंसोलिडेशन, एग्जैक्टली डेट कंसोलिडेशन हम 2 बार यूज कर सकते हैं। वेयर एज कंसोलिडेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट्स मतलब एक ही है, कंसोलिडेशन ऑफ इज, एम, आर और ये सारी चीजों को गूगल इग्नोर कर देता है। तो कंसोलिडेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट हम बोल दिए। तो अब ये क्या है, वर्ड तो अलग अलग है लेकिन उसका वेरिएशन सेम है। तो हमको क्या करना है, उसी वर्ड के सेम मीनिंग के कॉम्बिनेशंस को हमको ज्यादा से ज्यादा निकालना है। अब वो क्या कीवर्ड होगा हम निकाल के एक्सेल शीट में या वर्ड डॉक्यूमेंट में या नोटपैड में रख लेंगे, फिर गूगल में जाके हम सर्च करेंगे कि गूगल सर्च वॉल्यूम है उसका या नहीं है, क्या वो कीवर्ड गूगल में सर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम उस कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, नहीं हो रहा है तो कौन सा कीवर्ड सर्च हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उस तरह के कीवर्ड्स को फिर हम इंसर्ट करेंगे अपने कंटेंट में। राइट। तो ये हुआ हमारा कंटेंट से रिलेटेड, इन द सेंस टाइटल में हमको यूज करना है, हमको वहां यूज करना है, क्या नाम है, H1 टैग में यूज करना है, H2 टैग में यूज करना है, और हमको क्या ना कंटेंट के अंदर यूज करना है। तो ये 3 जगहों पे यूज करना है। अब नेक्स्ट लेवल पे आप ये देखिएगा, यहाँ पे जो नाम आ रहा है, जैसे आप होम पेज है, यानी जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है digitos.com, तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वेबसाइट डिजाइनिंग का पेज है उसको हम page1.html या page1 लिखें तो page1 गूगल क्या रिकॉग्नाइज करेगा, कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है, page1 page2 लिखने की जगह पे आप वहां पे भी कीवर्ड डालिए। तो आप देखिए यहाँ पे जो रेड बॉक्स में आ रहा है, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन एक कीवर्ड है, तो उसको डैश हाइफन मार के उसको यूज किया गया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या आ गया कि आपको फाइल नेम ऑफ द वेबसाइट में भी जो वेबसाइट के अंदर के पेजेस बनेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 1 की जगह पे क्या हो सकता है, एलोवेरा प्रोडक्ट्स हो सकता है, ठीक है, एलोवेरा सोप हो सकता है, राइट। उसी तरह से मान लीजिए कैटेगरी पेज है तो हम क्या लिखेंगे, वुमेन क्लोथिंग, कैटेगरी क्या है, वुमेन क्लोथिंग, या फिर हमारा ग्रोसरी प्रोडक्ट है तो इंस्टेड ऑफ ग्रोसरी हम लिख सकते हैं फ्रांस लिख सकते हैं, या फिर जो है हम जो है स्नैक्स के बारे में थोड़ा बहुत, तो उससे रिलेटेड क्या कीवर्ड आ सकता है, वो हम रेडी टू ईट फूड हो सकता है, या फिर मेंस क्लोथिंग हो सकता है, मेंस फैशन वियर हो सकता है, मेंस अंडरगारमेंट हो सकता है। तो हम पेज का नाम भी अगर कीवर्ड डाल के देते हैं तो गूगल कीवर्ड को रीड करना शुरू करता है। तो नेक्स्ट क्या आता है कि वेबसाइट में जो अंदर के पेजेस बनाए, जो फाइल नेम है वो भी हमारे कीवर्ड से रिलेटेड हो। अब आप देखिए ये जो इमेज होता है गूगल इमेज को नहीं पढ़ता, गूगल इमेज को नहीं पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है, उसके पीछे जो कंटेंट लिखा होता है। तो गूगल जो एक ऑप्शन देता है वेबसाइट जब बना रहे होते हैं कि इंसर्ट ऑल्ट टैग, यानी इमेज के बदले में एक टैग आप डालेंगे। तो यहाँ पे भी आप कीवर्ड डाल सकते हैं, जब वहां पे माउस ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ वर्ड आपको ट्रिगर होता है, तो वहां पे भी आपको एक ऑप्शन देता है कि आप वहां पे भी कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, यानी इमेज का नाम भी आप कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हैं और इमेज के लिए भी आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए अभी तक जो भी मैंने आपको बताया ये हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। यानी हमने शुरू से देखा कि हम टाइटल टैग की बात कर रहे हैं, मेटा टैग की बात कर रहे हैं, फिर हम H1 H2 टैग की बात कर रहे हैं, फिर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की बात किए, फिर उसके बाद हमने फाइल नेम की बात किया, फिर उसके बाद हमने ऑल्ट टैग की बात किया। तो ये सारे टैग्स हैं, ये टैग्स जो हैं ये जो भी हम अपने वेबसाइट पे कोडिंग लेवल पे करेंगे इसको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद जब ये सारी चीजें रेडी हो जाती हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम वेबसाइट का sitemap.xml क्रिएट करें। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट ये होता क्या है कि जब आप ये अपनी वेबसाइट पे डालते हैं और गूगल को इंटीमेट करते हैं कि हमारी वेबसाइट में कोई भी चेंजेस आए तो सिर्फ ये वाला लिंक वो एक्सेस कर ले, तो गूगल इस लिंक के अंदर जितने लिंक्स लिस्टेड होते हैं वो सबको क्राउल कर लेता है।
तो ये कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ एस्पेक्ट्स ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यही है कि हमको कंटेंट देखा, हमको टाइटल टैग देखे, हमने फाइल नेम देखा, ऑल टैग देखा, उसके बाद हमको साइट मैप डॉट एक्सएमएल साइट मैप हमको क्रिएट करना होता है वेबसाइट का। ओके, और इस एक्सएमएल साइट मैप को हम गूगल को इन्फॉर्म करते हैं, अपडेट करते हैं, सबमिट करते हैं, सो दैट वो हमारी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली आके क्राउल करे, राइट। उसके बाद ये वेबसाइट के जब आप साइट मैप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको ऑप्शन आता है हाउ फ्रीक्वेंट यू वांट गूगल टू क्राउल योर वेबसाइट। तो अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट अपडेट कर रहे हैं तो आप डेली कर लीजिए, अदरवाइज वीकली कर लीजिए, अदरवाइज मंथली कर लीजिए। बट मोर और लेस आप जो भी लिखिए, गूगल का साइट मैप, गूगल का क्राउलर, गूगल का इंजन आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, बट कंटेंट में फर्क अगर नजर नहीं आता तो वो उस साइकिल को मॉनिटर करते हुए वैसे ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपकी वेबसाइट पे आता रहता है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग ऑफ साइट मैप है, जो कि ऑटोमेटिकली होता है, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं होती है। तो ये गूगल साइट मैप हुआ। और जब ये गूगल साइट मैप को जब हम इसके अंदर क्या नाम है, गूगल वेबमास्टर कंसोल, पहले वेबमास्टर कहलाता था, अभी सर्च कंसोल कहलाता है। तो ये सारी चीजें जब रेडी हो जाती हैं तो हम इसको सर्च कंसोल के अंदर, गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम सबमिट करते हैं और गूगल इन चीजों को क्राउल कर लेता है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो गूगल आपको ट्रिगर करता है कि आपका टैग सही नहीं है, आपके ये पेज सही नहीं है, या फिर डुप्लीकेट टैग्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको गूगल सर्च कंसोल या वेबमास्टर टूल, ये दोनों एक ही चीजें हैं। सर्च कंसोल एडवांस वर्जन है वेबमास्टर का। वेबमास्टर आज से कई साल पहले यूज होता था गूगल के टर्म में, बट आप गूगल जब करिएगा तो ये दोनों चीजें आपको एक ही चीज नजर आएंगी। ओके, तो जब आप सबमिट कर देते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये सबमिट हो गया और सक्सेस हो गया। ठीक है, ये अलग अलग साइट मैप्स हैं, ये सबमिट हो गया, गूगल में हमने सबमिट किया और गूगल उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 302 अगर लिस्टिंग्स आ रहे हैं तो इस साइट मैप डॉट एक्सएमएल में 302 पेजेस लिस्टेड हैं। गूगल अपने आप ये सारे पेजेस को एक्सेस कर लेगा, हमको एक एक पेज को गूगल को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हजारों पेज भी है तो हम इस तरह से बाइफरकेट करते हुए हम गूगल को सबमिट कर सकते हैं। और जब गूगल रिव्यू करता है तो ये देखता है कि आपकी वेबसाइट के कौन से पेजेस अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से पेजेस कम परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनल पेजेस, एक्सटर्नल पेजेस, ये सारी चीजों का आपको खाका देना शुरू कर देता है। यानी एक तरह से कहिए ये आपका अल्ट्रासाउंड है, आपके गूगल हेल्थ, आपकी वेबसाइट के हेल्थ का ये अल्ट्रासाउंड है कि कहां पे क्या दिक्कत है, कहां पे अच्छा है, कहां पे बुरा है। तो यहां तक जो आपको जो लेके आया ये हमारा गूगल से रिलेटेड हो गया। यानी हमने एक बार अपनी वेबसाइट को अपडेट कर दिया, गूगल को इन्फॉर्म कर दिया, सारी चीजों को सेट कर लिया। अब क्या हो गया कि हमारी साइट रेडी हो गई। और जब ये रेडी हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइज करना शुरू करेंगे, दूसरों को बताना शुरू करेंगे। तो जो दूसरों को बताना शुरू करने की चीज है उसको कहते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, जो डायरेक्टरी सबमिशन हो सकता है, जो ट्रेड रिलेटेड डायरेक्टरी है। फॉर एग्जांपल भोपाल की कोई ऐसी डायरेक्टरी, बिजनेस डायरेक्टरी होगी जो कि सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लिस्ट कर रहे होंगे, आपको उस तरह की वेबसाइट को आइडेंटिफाई करके जाके वहां अपनी वेबसाइट को लिस्टिंग करना होगा। उसी तरह से लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज हो सकती हैं, भोपाल से रिलेटेड हो सकती हैं, ट्रेड से रिलेटेड हो सकती हैं, कंट्री से रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती हैं। तो ये सब आइडेंटिफाई करना, उसमें सबमिट करना, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यानी हर दिन हर वीक आपको कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली करते रहना है। जब आप करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते रहेंगे, तो क्या होगा, पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। और जब पॉपुलर होते चले जाएंगे, आपकी वेबसाइट कंप्लीट है, उसके अंदर जो कुछ होना चाहिए था वो कंप्लीट है। अब आप ज्यादा से ज्यादा नई नई डायरेक्टरी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नए लोगों को पता चल रहा है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप अपनी वेबसाइट सबमिट कर रहे हैं। तो जितना सबमिशन ज्यादा करेंगे उतनी ही लिस्टिंग्स ज्यादा होंगी और फिर आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो ये सारा एक्टिविटी जो है ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते हैं। ओके, लिंक डेवलपमेंट है, एक साइट को दूसरे साइट से लिंक करना, इन रिटर्न आप भी उसको लिंक करेंगे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है जो कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे। बट
लिंक पॉपुलैरिटी और लिंक डेवलपमेंट इसलिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट, जैसे हम लोगों ने शुरू में सर्च किया था लिंक कोलन और वेबसाइट का नाम, तो अगर आपकी वेबसाइट के लिंक बैक्स अगर ज्यादा होंगे तो चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल में अच्छा परफॉर्म करेंगी। ओके, उसी तरह से आप आर्टिकल्स लिखेंगे, आप प्रेस रिलीजेस लिखेंगे, कोई कंटेंट लिखेंगे, और जो फ्री वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल से रिलेटेड फ्री वेबसाइट्स हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, ब्लॉग से रिलेटेड हैं, आप वहां पे जाके सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करना शुरू करेंगे तो आपकी वेबसाइट्स का परफॉर्मेंस, कंटेंट, आपके गूगल को कंटेंट चाहिए, तो जब कंटेंट आपके अच्छे रहेंगे, आप जब इन प्लेटफॉर्म्स पे सबमिट करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। तो ये सारी चीजें हमको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करना है। ब्लॉगर है जहां पे आप अपना ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं, वर्डप्रेस है, विक्स हम लोगों ने देखा, विक्स के ऊपर हम लोग कर सकते हैं, उसी तरह से इजी आर्टिकल्स है, या फिर यूट्यूब है तो वीडियो के ऊपर जाके हम वीडियो हम क्रिएट करके यूट्यूब पे हम डाल सकते हैं, और अपने कस्टमर रिव्यूज को भी हम प्रमोट कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट किया था गूगल रिव्यूज को लेके, उसी तरह से आप भी अपने कस्टमर से रिव्यूज के लिए बोल सकते हैं। और जितना ज्यादा रिव्यूज आएगा, पॉजिटिव रिव्यूज आएगा, हायर रिव्यूज आएंगे, आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। और आप स्निपेट को भी यूज कर सकते हैं कि अगर कोई गूगल में सर्च कर रहा है तो वहां पे आपका वेबसाइट रेटिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको करते रहना है, और ये सारी चीजें करने के बाद आपको आउटकम क्या निकलेगा, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी ऐसा नहीं है कि आप एक महीना किए और एक हफ्ता किए उसके बाद दूसरे हफ्ते छोड़ दिए, इसीलिए इसका नाम ऑप्टिमाइजेशन है। यानी यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन डूइंग दिस एक्टिविटी टिल द टाइम यू वांट योर वेबसाइट टू रैंक ऑन द टॉप। कोई शॉर्टकट इसका नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली इस काम को करते रहना है। कभी वीकली एक आर्टिकल लिख लिया, कभी कोई वीडियो बना लिया यूट्यूब के ऊपर, उसको पब्लिश कर लिए, कभी आप कुछ कर लिए, कभी आप कुछ कर लिए, तो ये सारी चीजें आपको करते रहना पड़ेगा, सो दैट आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर जितनी ज्यादा उसकी लिस्टिंग्स आती जाएंगी उतना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस बेटर होता जाएगा। जब आपकी साइट का परफॉर्मेंस बेटर होगा तो बट ऑब्वियस है कि आपकी साइट गूगल में अच्छा रैंक करेगी और ज्यादा टाइम तक रैंक करेगी। अदरवाइज आपने किया 2-3 महीने में बहुत अच्छा आ गया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो जो वेबसाइट्स कंटिन्यूअस काम करती रहेंगी वो सुपरसीड कर जाएंगी और आपकी वेबसाइट धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। गूगल रैंकिंग में कोई भी चीज फिक्स और स्टैग्नेंट नहीं है, तो आपको कंटिन्यूअसली अपनी वेबसाइट पे काम करते रहना है। दिस इज ऑल अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बट हम कल प्रैक्टिकली अपने अपने पेजेस को, जो भी आपने वेबसाइट बनाया है या लैंडिंग पेज है, कैसे हम कीवर्ड कैसे सर्च करेंगे, फिर कैसे इंसर्ट करेंगे, मेटा टैग्स कैसे बनाएंगे, पेजेस कैसे नेम होंगे, तो ये सारी चीजें हम एक एक टॉपिक को उठाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे, सो दैट हमारी वेबसाइट भी रेडी हो जाएगी, आपकी सोशल ऑलरेडी रेडी है, वेबसाइट रेडी हो जाएगी, एंड यू आर रेडी टू टेक बिजनेस। तो ये हमारा ओवरऑल साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओवर टू यू गाइज, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी इश्तियाक भाई, कोई क्वेश्चन है क्या? सर कंपैरेटिवली ये थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है। नहीं, आसान है, आसान है, आसान है। मैं इतने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूंगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा, इतना तो बेफिक्र रहिए आप। जी सर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको करना क्या है या करवाना क्या है। ठीक है, मान ले कि आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम आइडिया तो होना चाहिए कि मुझे ये चीज करवाना है किसी से। ठीक है, तो वो आइडिया भी अगर आपको लग गया ना तो दैट इज मोर देन एनफ। बट मैं इसको इतना स्लाइस डाउन कर दूंगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ चीजें तो बहुत आसान हो जाएंगी, कुछ चीजें अगर नहीं भी हुई तो चलेगा, बट आसान हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, कोई इतना नहीं है। राइट। ठीक है, और प्रशांत जी आपके हिसाब से कुछ आज का? नहीं सर, अभी तो आज तो बढ़िया रहा सर, ठीक है, अच्छा रहा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, समझेंगे, और फिर चूंकि देखते देखते हमारा जो है टाइमिंग भी थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, तो अब हम थोड़ा सा क्रिटिकल कंपोनेंट्स के तरफ आएंगे। फिर हम सबको समराइज करेंगे कि आपके 4 लोगों के अगर 4 बिजनेसेस हैं तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। भाई दूसरों के बारे में तो छोड़ दीजिए, आपको ये तो पता होना कि भाई आपका बिजनेस कैसे डिजिटली कैसे आप रन करेंगे, तो उसके ऊपर क्या बजटाइज किया जाए, कितने पैसे लगाए जाएं, कहाँ कहाँ लगाए जाएं, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं,
इंटरनल फैक्ट, इंटरनल चीजें क्या आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो एक्सटर्नल किस तरह के लोगों से हमको हेल्प लेनी होगी। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग अपने बिजनेस से रिलेटेड तो कम से कम हो जाए, तो उतना मैं करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए। उसके बाद मैं एक और लिंक आपको भेजूंगा, आप लोगों को इंडिविजुअली भेजूंगा, पहले ये एसईओ का टॉपिक खत्म हो जाए। तो एसईओ गैराज का एक लिंक होगा जो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन एक एक चैप्टर आप स्लोली आप करते चले जाएंगे उसको समझते हुए। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब आप करना शुरू करेंगे और उसको स्लोली अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, जहां पे एरर हो रहा है आप फिर से जाके गूगल का ही वीडियो है, गूगल का ही टेक्स्ट है, उसको सुनिए, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी एंड ऑफ इट आप गूगल सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो उसको स्लोली जाएंगे लेकिन करते जाएंगे। मैं चूंकि एसईओ शुरू किए हैं तो मैं उसका लिंक शेयर करूंगा, जो टॉपिक हम करते जाते हैं आप वहां पढ़ते जाइए और करते जाइए। और एक ई बुक है एसईओ से रिलेटेड, एक किसी और कंपनी का ई बुक है जो पीडीएफ में है, वो भी मैं आप चारों को शेयर कर दूंगा, आप तीनों को शेयर कर दूंगा, सो दैट आप लोग उसको स्लोली पढ़िए भी, तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा टफ मामला, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में लेके आया, नहीं तो यही मोस्टली इस टॉपिक को हम सेशन के शुरू में ही करते हैं, यानी इंट्रोडक्शन के बाद एसईओ से शुरू करते हैं। लेकिन मैं इस बार मैं जानबूझ के लास्ट में लाया कि आप इंटरेस्ट में जो है इंटरेस्ट बनता चला जाए, पीक पे आ जाए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल एस्पेक्ट आके फिर हम इसको समराइज करेंगे। ठीक है, चलिए फिर राइट। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा और पीपीटी भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, आप तीनों को, एंड देन वी विल टेक फ्रॉम देयर। राइट, राइट। ऑल राइट, थैंक यू।